नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो अभी जो हम पेपर कंप्लीट करवाने जा रहे हैं वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, जिसका जैसे A4 का जो पेपर है आप सबने देखा होगा। A4 जो पेपर कोड है उसमें 3 हैं, A, B और C करके। ठीक है, A वाला पोर्शन जो है वो साइंस का है, B वाला जो है वो मैथमेटिक्स का है और C वाला जो है वो सोशल साइंस का है। ठीक है, तो सोशल साइंस का कंप्लीट हो चुका है, अब 2 बच रहे हैं, साइंस और मैथमेटिक्स। तो पहले हम साइंस का कंप्लीट करेंगे ताकि साइंस जिसका भी सब्जेक्ट है वो आराम से पेपर को कर पाए और उसके लिए थोड़ा यूज़फुल हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो पेपर है इसका नाम है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस। ये किस बेस पर आप चूज़ करते हैं? आपकी ग्रेजुएशन जो होती है उसके आधार पर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपका बीएससी होता है, ठीक है, बीएससी में पीसीबी होता है तब तो आप साइंस लेते हैं, और पीसीएम जो होता है उस फिर आपको मैथ चूज़ करना पड़ता है, मैथमेटिक्स को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग साइंस का जो पेपर है, पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस A4 का पेपर है, उसको देखते हैं। मॉड्यूल 1 जो है हमारा, इसमें पूछा हुआ है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, जिसमें 1.1 है नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ पर है नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की वैल्यू पूछी है, नेचर पूछा है, स्कोप पूछा है और उसका महत्व क्या है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस का नेचर क्या है। साइंस का जो नेचर है, वैज्ञानिक व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली है। ये क्या है? व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, ये पर्यवेक्षण मतलब ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग पर आधारित होता है। इसमें मतलब ये ऐसे ही कोई भी चीज़ लागू नहीं कर देता है, पहले ऑब्जर्व करता है, फिर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर रीजनिंग के आधार पर लागू करता है। इसमें तथ्यों की खोज, सिद्धांतों का निर्माण और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। स्कोप की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। इसमें फिज़िक्स आ जाएगी, रसायन आ जाएगा, जीव विज्ञान आ गया, खगोल शास्त्र आ जाएगा, भू विज्ञान आ जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। विज्ञान प्रकृति और जीवन के हर पहलू को ये समझने का प्रयास करता है। मतलब विज्ञान का नेचर तो है लेकिन उसके अलावा जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी समझने का प्रयास करता है। आधुनिक युग जो मॉडर्नाइजेशन है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही है, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, उनके बारे में भी, सूचना प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण विज्ञान है, आदि भी इसके क्षेत्र में आते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो विज्ञान ने मानव जीवन को आसान और सुरक्षित और उन्नत बनाया है। मतलब इसमें प्रोग्रेस होता रहता है, इंसान सुरक्षित फील करता है, अगर उसे कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज मिल सकता है। ठीक है, तो जीवन को आसान बनाता है। चिकित्सा, संचार, परिवहन, कृषि, उद्योग आदि में विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। वैल्यू ऑफ साइंस की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क संगत सोच का विकास होता है। ठीक है, इसमें मतलब लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, रीजनिंग हो सकती है। ठीक है, अंधविश्वास और जो भी भ्रांतियां हैं, रूढ़िवादी चीज़ें, उनको समाप्त करने में सहायक होता है। ये नई खोजों, नवाचारों और प्रगति का प्रेरक होता है। साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी। यहाँ पर अगर हम देखें कि साइंस जो है एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी, तो सबसे पहले इसके अर्थ को देखते हैं। विज्ञान एक एकीकृत विषय के रूप में देखने का अर्थ है इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, मतलब इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो अलग अलग हैं, जैसे भौतिक है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में किसी समस्या को समझने या समाधान करने में सहायता करती हैं। ठीक है, मुख्य पॉइंट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है इसका। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। उदाहरण जैसे पर्यावरण समस्या को समझने के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान सभी में मदद मिलती है। समस्याओं का समग्र समाधान, होलिस्टिक सॉल्यूशन मिल जाता है इसमें। विज्ञान एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक, पर्यावरण व तकनीकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। व्यवहार जीवन से संबंध मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट होता है ये। विज्ञान का एकीकृत अध्ययन छात्रों को ये समझने में मदद करता है कि विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाएं कैसे जीवन में उपयोगी हैं।
सीखने की रुचि व समझ में वृद्धि। ठीक है, जब विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो छात्रों की जिज्ञासा, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, लॉजिकल क्षमता होती है, वो बढ़ती है। अनुसंधान में सहायक है, मतलब इसमें हम रिसर्च भी कर सकते हैं। शोध कार्य में विज्ञान विभिन्न शाखाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है, जिससे नवाचार संभव होता है। 1.3 है साइंस एंड मॉडर्न इंडिया सोसाइटी, रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। ठीक है, साइंस एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले विज्ञान का समाज पर प्रभाव क्या होता है वो देख लेते हैं। जीवन शैली में सुधार, विज्ञान की वजह से हमारी जो जीवन शैली है उसमें सुधार हो गई। जैसे कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छे हो गए, पहले लोग पत्र भेजते थे, वो पहुंचने बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी फ़ोन हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, तो उसके थ्रू हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो अपग्रेड हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी, कृषि व औद्योगिकरण में प्रगति हो गई, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलने लगे, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हो गया। ठीक है, जैसे ऑपरेशन तकनीक नई आ गई। समाज का विज्ञान पर प्रभाव, सामाजिक आवश्यकताएं वैज्ञानिक अनुसंधान को दिशा देती हैं। ठीक है, समाज की चुनौतियां जैसे प्रदूषण है, रोग है, ऊर्जा संकट है, विज्ञान को समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत में विज्ञान का विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया था। ठीक है, अब इसमें इसरो है, DRDO है, CSIR है, जैसे संस्थान की स्थापना भी यहाँ पे हुई। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से भारत में विज्ञान का विकास हो। विज्ञान और सामाजिक बदलाव, जैसे अंधविश्वास लोगों को बहुत होता था कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोगों को लगता था कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, तो वो जो अंधविश्वास की कमी है वो कम हुई कहीं ना कहीं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई, डिजिटल शिक्षा आ गई। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनसंख्या नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट है 1.4। 1.4 है इम्पैक्ट ऑफ साइंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इशू रिलेटेड विद इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थोड़ा बड़ा शब्द हो गया तो इस वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, डिजार्मेंट, विज्ञान का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ साइंस, पर्यावरण और औद्योगिकरण, निरस्त्रीकरण के संबंध में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, इसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ हो सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकें आ गई, पर्यावरण संरक्षण हेतु वैज्ञानिक जागरूकता हो गया, रिसाइकलिंग, तकनीकी नवीनीकरण, ऊर्जा स्रोत का विकास होने लगा, जैसे सोलर है, विंड के लिए है। नकारात्मक प्रभाव जो है, इससे क्या होता है, जो भी औद्योगिक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, अब शिष्टों से जल और वायु प्रदूषण बढ़ने लगा, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, जैव विविधता में कमी और जलवायु में परिवर्तन होने लगा। औद्योगिकरण से संबंधित मुद्दे, सकारात्मक प्रभाव देखें तो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई, रोजगार व तकनीकों का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का काफ़ी विस्तार हुआ। नकारात्मक देखें तो शहरीकरण, बेतरतीब विकास और संसाधनों के अत्यधिक दोहन, पर्यावरण असंतुलन और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी, कुपोषण, प्रदूषण और श्रमिक शोषण जैसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दे जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सकारात्मक पक्ष देखें तो विज्ञान ने संचार और समझौते को आसान बनाया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली है, परमाणु हथियार पर नियंत्रण हेतु तकनीकी उपाय, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया। नकारात्मक पक्ष जो हैं तो इसमें विज्ञान के दुरुपयोग के परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार बने, जिससे बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ होता है। युद्ध में विज्ञान का प्रयोग, जैसे ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, वैश्विक स्तर पर तनाव और हथियारों की होड़ हो गई। 1.5 जो है इसमें पूछा है रोल्स ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों और आवश्यकताओं से समझौता ना करे, मतलब जो भविष्य वाली चीज़ें हैं, आवश्यकताएं, उनसे समझौता भी ना करे। तो विज्ञान की भूमिका क्या है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान, जैसे प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, वाटर ट्रीटमेंट, एयर फिल्टर्स कर दिया, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का विकास, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, वनों की कटाई रोकने के लिए सटीक कृषि तकनीकी अपनाई जाती है,
प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जिसमें जल संरक्षण तकनीकी बनाई गई, खनिज और विवेकपूर्ण दोहन हुआ, और ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने वाले उपकरणों का विकास हुआ, कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान, जैविक खेती और जीएम फसलें, मिट्टी की गुणवत्ता मापन तकनीकी, जलवायु रोधी बीज और फसलें, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हुआ काफ़ी, जिसमें वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डिजिटल हेल्थ और सेवाएं और टेलीमेडिसिन बनी, स्वस्थ जल और शौचालय निर्माण तकनीकी हुई, शिक्षा और जागरूकता, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए गए, विज्ञान आधारित पर्यावरण शिक्षा दी गई, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली मुहिम बनाई गई। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। 2.1 है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल। तो सबसे पहले हम एम्स देख लेते हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं टीचिंग के, साइंस और साइंस का एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे। तो विज्ञान में सबसे पहले इसका एम होता है कि विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ पाएँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ताकि बच्चे की थिंकिंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, ये सारी कैपेसिटी बच्चे की बढ़े। संसार को समझने में सहायता, प्रकृति, जीव जंतु, पदार्थ को समझना, समस्या समाधान स्किल्स डेवलप करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण की समझ और जिम्मेदारी विकसित करना, रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग को समझना। इसके उद्देश्य क्या है, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव है जो विज्ञान के मूल सिद्धांत, नियम और तथ्य को समझना, वैज्ञानिक शब्दावली से परिचित कराना, कौशल विकास जो है प्रयोगशाला कौशल, अवलोकन, मापन व निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव जो है वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, अंधविश्वासों का विरोध करना। अनुप्रयोग उद्देश्य जो है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव जो है विज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करना और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना सीखना। 2.2 है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। तो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है, इसके कुछ डोमेन्स होते हैं, प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पहला डोमेन से ज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, ज्ञानात्मक में वृद्धि और सोच से संबंधित होता है, जिसके 6 स्तर होते हैं। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नॉलेज मतलब जो भी चीज़ें आप याद रखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अर्थ को समझ पाते हैं, एप्लीकेशन जो सीखी गई बातें हैं उनको प्रयोग में लाते हैं, एनालिसिस भागों में बांटकर समझना, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब नई रचना करना, इवैल्यूएशन का मतलब निर्णय लेना या मूल्यांकन करना। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है रुचि, भावनाएं, दृष्टिकोण, जैसे ध्यान देना, इसमें अटेंशन हो गया, फीडबैक हो गया, मूल्यों को अपनाना, कोई भी वैल्यू है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। वो मनोदैहिक क्षेत्र या साइकोमोटर जो है शारीरिक कौशल जो होते हैं, जैसे प्रयोग करना, उपकरणों का उपयोग, प्रयोग, रेखा चित्र बनाना आदि, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। नेक्स्ट है राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। तो इसका उद्देश्य जो होता है वो शिक्षण उद्देश्यों को इस प्रकार लिखना कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट हो जाए, ठीक है। राइटिंग स्किल्स का जो उद्देश्य है इसमें निरीक्षण योग्य है, ऑब्जर्वेबल है, छात्र क्या करेगा ये स्पष्ट हो जाएगा, समझेगा या समझाकर बताएगा, ठीक है। मापनीय, मेजरेबल, जो मापनीय जो है प्रदर्शन को मापा जा सकता है। उदाहरण 10 में से 8 सही उत्तर देगा तो मतलब अच्छा है, वो काफ़ी काम करने में। एक्शन वर्ब जो है उदाहरण ये बताएगा, समझाएगा, पहचान करेगा, तुलना करेगा, प्रयोग करेगा आदि चीज़ें आ जाती हैं। उदाहरण में अगर हम देखें छात्र ऊर्जा के बारे में जानेगा, तो ये नहीं हो सकता, छात्र ऊर्जा के प्रकारों को पहचान कर उदाहरण बताएगा, ठीक है। ये होता है इसका बिहेवियरल टर्म। नेक्स्ट 2.3 लेसन प्लानिंग इम्पॉर्टेंस एंड बेसिक स्टेप। प्लानिंग लेसन फॉर एक्सप्लेनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है। तो पाठ्य योजना जो है वो क्या है, तो पाठ्य योजना है जिसमें हम कह सकते हैं व्हाट, ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं हाउ, सॉरी HOW होगा, और दूसरी चीज़ वाई,
ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। व्हाट मतलब कंटेंट क्या होगा, हाउ मतलब टीचिंग मेथड आप कैसे पढ़ाओगे, वाई मतलब आपका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले की गई तैयारी होती है, जिसमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, ये चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, तो पाठ्य योजना का महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। संगठित और शिक्षण होता है, शिक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, समय का सही उपयोग कर पाते हैं, उद्देश्यों की पूर्ति होती है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है, सुविधाजनक मूल्यांकन होता है, शिक्षण के बाद मूल्यांकन करना आसान होता है, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षण के दौरान शिक्षक आत्मविश्वास से भरा हो रहता है। पाठ्य योजना के मूलभूत चरण जो होते हैं, बेसिक स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग, तो इसमें उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं, छात्रों को पहले से क्या जानकारी, सामग्री का चयन करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन और उपयुक्त सामग्री एकत्र करते हैं, शिक्षण विधियों का चयन, कौन सी विधि पढ़ाने के लिए अच्छी होती है, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, तो कौन सी उपयोगी है वो उपयुक्त रहेगी। सहायक सामग्री जो है, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है, वीडियो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। प्रस्तुतिकरण, पाठ को रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करना, जब हम पाठ को पढ़ा रहे होते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। प्रश्नोत्तर और पुनरावलोकन, छात्रों से प्रश्न पूछकर उसकी समझ को जांचना। और उसके बाद गृह कार्य आता है, गृह कार्य में विषय को मजबूत करने के लिए अभ्यास देते हैं। लेसन प्लानिंग फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसमें सबसे पहले विषय का चयन करते हैं, फिर पूर्व ज्ञान, विषय से संबंधित मौजूदा जानकारी जो होती है उसको चेक करते हैं, उदाहरण देते हैं, जीवन से जुड़े उदाहरणों का उपयोग, भाषा जो होती है सरल और स्पष्ट बनाते हैं, चित्र डायग्राम समझने को बेहतर बनाने हेतु यूज़ करते हैं, और अंत में क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। प्रदर्शन के लिए पाठ्य योजना, तो लेसन प्लानिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले उद्देश्य बनाते हैं, फिर सामग्री की सूची बनाते हैं, सावधानियाँ, सुरक्षा के उपाय बताते हैं, प्रक्रिया जो होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है, छात्र की सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन छात्र की होनी चाहिए, और उसके बाद छात्रों का मतलब जो भी निष्कर्ष होता है वो निकालते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। संख्यात्मक समस्या के लिए पाठ्य योजना जो होती है, सबसे पहले सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जिस पर आधारित समस्या होती है, सूत्र की पहचान करते हैं, कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, दिए गए मान क्या क्या दिया गया है, हल की प्रक्रिया, एक का ध्यान, मात्रकों का सही रखना, अभ्यास, मिलते जुलते प्रश्नों का अभ्यास कराना, ये सारी चीज़ें स्टेप हम अपनाते हैं। 2.4 है यूनिट प्लानिंग फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान। तो हम यूनिट प्लानिंग की बात करें तो योजना एक विस्तृत योजना होती है, ठीक है, जिसमें किसी एक इकाई से संबंधित सभी पाठों, उद्देश्यों, गतिविधियों और मूल्यांकन आदि को क्रमबद्ध ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। अब इस पे ध्यान दीजिए कि जो यूनिट प्लानिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, सभी पार्ट, मतलब इसमें जितने भी यूनिट में पार्ट होते हैं या जितने भी सब पॉइंट्स होते हैं उन सबको मेंशन किया जाता है, उनके जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनका जो मूल्यांकन होता है, सबको एक सीक्वेंस ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यूनिट योजना का महत्व क्या होता है, तो शिक्षण को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाता है, शिक्षकों को पूर्व नियोजन में सहायता मिलती है, अगर हमें आगे कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग में सहायता मिलती है, छात्रों की प्रगति को मापने में सहायक होती है। ठीक है, शिक्षण की निरंतरता और अनुक्रम बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्ट पूर्ति होती है। यूनिट योजना का प्रारूप देखें तो फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान जो है, सबसे पहले यूनिट का नाम होता है, ठीक है, अब यूनिट सबसे पहले यूनिट का नाम होता है, फिर उसके बाद क्लासेस होती है, किस विषय की कौन सी इकाई है उसका नाम हो जाएगा, कक्षा जो होगी किस कक्षा के लिए आप योजना बनाने जा रहे हैं, कक्षा की अवधि कितने समय में पूरी होगी, जैसे आप 35 या 45 ले रहे, ठीक है, उस तरीके से शिक्षण उद्देश्य क्या होंगे, आप सिखाने जा रहे हैं तो उसके नॉलेज या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होंगे। ठीक है, इस नॉलेज हम आप ऐसे कर सकते हैं, नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक लेवल के ऑब्जेक्टिव, या प्रीवियस नॉलेज या स्पेसिफिक सामान्य ज्ञान, इस तरीके से आप उद्देश्य बना सकते हैं। पाठ्य वस्तु कंटेंट जो है यूनिट में क्या क्या विषय शामिल है, शिक्षण विधियाँ, कौन सी विधि प्रयोग होंगी, शिक्षण सहायक सामग्री जो है, मॉडल, चार्ट, या फिर कौन सा TLM आप यूज़ कर रहे हैं, अधिगम गतिविधियाँ जो हैं,
प्रश्नोत्तर हो गया, प्रयोग हो गया, समूह चर्चा, इसमें से आप क्या ले रहे हैं। मूल्यांकन विधियाँ जो होंगी मौखिक, लिखित, अभ्यास कार्य, गृह कार्य जो है पुनरावृत्ति और अभ्यास हेतु कार्य दिया जाता है। पेडागोजिकल एनालिसिस मीनिंग एंड नीड्स गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग पेडागोजिकल एनालिसिस। अब इसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होगा, तो शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ है किसी विषय वस्तु को इस प्रकार विभाजित किया जाए, विश्लेषित किया जाए कि उसे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अधिगम अनुभव के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, अब इसकी नीड क्या होती है, तो शिक्षण की स्पष्टता बढ़ाने के लिए, क्लियरिटी बढ़ पाए, उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता हेतु, पाठ को सरल और बोधगम्य बनाने हेतु, छात्रों और स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाने हेतु, सही शिक्षण विधियों का सामग्री चयन करने हेतु, मूल्यांकन की तैयारी में सहायता हेतु। ठीक है, अब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग पेडागोजिकल एनालिसिस देख लेते हैं। शैक्षिक विश्लेषण करने के निर्देश, तो सबसे पहले पाठ का नाम होता है जिस पर विश्लेषण करना होता है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, जिसमें पाठ से क्या सीखना है स्पष्ट करें। ठीक है, मुख्य अवधारणाएं जो होती है पाठ की, मुख्य बातें, सिद्धांत को पहचानना। पूर्व ज्ञान क्या होता है, छात्रों की पहले से क्या जानकारी उसका आकलन करना। शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, जो आप TLM यूज़ करते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, जो शिक्षण विधि, व्याख्या, प्रदर्शन, प्रयोग, जो भी विधि आप यूज़ करते हैं। अधिगम अनुभवों का क्रम, किस क्रम में विषय को पढ़ाया गया। प्रश्नों की योजना, सोचने समझने और उत्तर देने योग्य प्रश्नों का चयन करते हैं। मूल्यांकन तकनीक, छात्रों की समझ को परखने के लिए मौखिक टेस्ट या चेकलिस्ट बना सकते हैं, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल 3 है, इसमें पूछा गया है अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। ठीक है, विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण जो है, सबसे पहले तो है विषय वस्तु आधारित दृष्टिकोण, मतलब कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें ज़्यादा फोकस किस पर होता है, पाठ्य वस्तु पर होता है। ठीक है, और ये शिक्षक केंद्रित होता है, जैसा शिक्षक पढ़ाना चाहता है वैसा पढ़ाता है। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये बच्चों की ज़रूरतों पर आधारित होता है। ठीक है, खोज, प्रयोग एवं समूह कार्य पर जोर देता है। नेक्स्ट है समस्या मूलक दृष्टिकोण, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में विज्ञान सिखाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बच्चों की तार्किक सोच और विश्लेषण कौशल का विकास होता है। एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सीखकर करने की भावना या लर्निंग बाय डूइंग की भावना इसमें उत्पन्न होती है। मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस की बात करें तो सबसे पहला है लेक्चर मेथड, शिक्षक के द्वारा मौखिक रूप से इसमें लेक्चर दिया जाता है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रयोग करके छात्रों को दिखाया जाता है। लेबोरेटरी मेथड है, इसमें स्वयं प्रयोग करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, छात्र खुद स्वयं प्रयोग करते हैं। आविष्कार ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, छात्र स्वयं खोज करते हैं, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है। समस्या मूलक विधि, छात्र को वैज्ञानिक समस्याएं हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड है, जो छात्र किसी परियोजना के तहत विषय सीखते हैं। चर्चा विधि जो है, विषय पर समूह में विचार विमर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ICT आधारित होता है, जैसे स्मार्ट क्लास है, वीडियो है, हम गूगल पे कुछ सर्च करके देख लेते हैं, ChatGPT पे देख लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ICT आधारित होती हैं। 3.2 है, इसमें पूछा है लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग, सेमिनार, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, यानी कि इसको CAL बोलते हैं। तो व्याख्यान विधि इसके पहले हमने डिस्कस की थी कि शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से जानकारी दी जाती है, जिसमें क्या होता है, समय का बचत होता है, एक तरफा संप्रेषण होता है, जिसमें सिर्फ टीचर्स बोलते हैं, छात्रों की भागीदारी जो होती है वो पैसिव होती है, एक्टिव नहीं होती। ठीक है, दूसरी है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें शिक्षक प्रयोग प्रक्रिया को स्वयं करके दिखाता है। इसमें कठिन विषय को आसानी से समझाया जा सकता है, छात्र देखने के माध्यम से सीखता है। ठीक है, डिस्कशन मेथड होता है, जो छात्र आपस में, शिक्षक और छात्र आपस में विषय पर विचार विमर्श करते हैं। छात्रों की इसमें सोचने की शक्ति, तर्क करने और बोलने की क्षमता का विकास होता है। समूह गतिविधियों में ज़्यादा उपयुक्त होता है ये। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, छात्रों को किसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच का विकास होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। नेक्स्ट है संकल्पना मानचित्र चित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, किसी विषय या विचार
को आरेख डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है। जटिल विषयों को समझाना आसान होता है, जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, जैसे ABC। अब इसमें से आप को समझा रही हूँ तो एक डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। क्रमबद्ध शिक्षण जो होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है, विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। छात्र सेल्फ अध्ययन इसमें मतलब सेल्फ स्टडी कर के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है, आत्मगति से सीखना होता है। इसमें टीम टीचिंग जो होती है, एक से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। विशेषज्ञता का उपयोग होता है, छात्रों के विविध दृष्टिकोण से सीखने को मिलता है। सेमिनार जो होता है, किसी विशेष विषय पर प्रस्तुति और चर्चा होती है, छात्रों में प्रस्तुतिकरण और संवाद कौशल का विकास होता है। ये ज़्यादातर उच्च कक्षाओं के मतलब हायर एजुकेशन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया आदि की मदद से शिक्षण किया जाता है। इसमें ऑडियो विजुअल प्रभाव से सीखना प्रभावी होता है, व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव अधिगम संभव होता है। इसमें 3.3 है प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वो होता है, जैसे ये विधि जो है लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने की सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी छात्र के वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु परियोजना पर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये छात्र केंद्रित होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याएं जो होती है उसको छात्र हल कर पाता है, समूह में कार्य करने और सहयोग करने की भावना बढ़ती है, योजना और कार्यान्वयन और निष्कर्ष सभी पता चल जाता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये सेल्फ खोजने, सेल्फ डिस्कवरी बोल सकते हैं, समस्या हल करने पर बल देता है। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, छात्र इसमें क्या करते हैं, स्वयं सीखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच पर विकास होता है। 3.4 है क्रिएटिंग डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लर्निंग, एंगेजमेंट, ग्रुप लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, स्मॉल ग्रुप कोऑपरेटिव जिसमें पीयर ट्यूटरिंग, जिग्सॉ एक्सेट्रा, सिचुएटेड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले ग्रुप लर्निंग की बात करें अगर हम, तो सभी बच्चे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें विकलांग बच्चों को सामाजिक सहभागिता का अवसर मिलता है, ठीक है, सहपाठी उन्हें सहायता करते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्तिगत अधिगम की बात करें तो प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता और गति से सीखता है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनके आधार पर मतलब अकेले लर्निंग करते हैं। इसमें शारीरिक मानसिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि सबकी जो अगर हम बात करें मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो उनकी सबकी नीड अलग अलग होती है, एक साथ पढ़ाएंगे तो उनकी नीड पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो लघु समूह, स्मॉल ग्रुप लर्निंग की बात करें, 3 से 5 छात्रों का छोटा समूह बनता है। विकलांग छात्रों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान मिलता है, सहभागिता जो होती है अधिक होती है, दबाव कम होता है। नेक्स्ट है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। सभी छात्र इसमें मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। विकलांग बच्चे भी समान रूप से भागीदार होते हैं, परस्पर सहयोग और समावेशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटरिंग, एक सक्षम छात्र विकलांग छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है। अगर किसी की कैपेसिटी अच्छी है, क्लास में 2 बच्चे हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक वीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए लगा देंगे और उसी को बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। जिग्सॉ का मतलब होता है विषय को भागों में बांटा जाता है, हर छात्र एक भाग सीखकर समूह में साझा करता है, मतलब ऐसे जो भी काम है उसको बराबर बराबर डिवाइड कर दिया सबको अलग अलग। अब एक ने सीख लिया वो दूसरे को समझाएगा, दूसरे ने दूसरा सीखा तो वो दूसरे को समझाएगा, इस तरीके से। सिचुएटेड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो है वो बच्चे अपने परिवेश में जुड़े उदाहरणों के माध्यम से सीखते, जो आसपास के एग्जाम्पल होते हैं, जिससे विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिक सार्थक और जीवन उपयोगी बनती है। 3.5 है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड इट्स यूज इन टीचिंग साइंस। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, तो ये दृष्टिकोण मानता है कि ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं अपने अनुभव के आधार पर सोच विचार से करते हैं, ठीक है। मतलब इनका मानना है कि जो बच्चा है वो अपनी खुद की प्रीवियस नॉलेज के आधार पर सीखता है, ठीक है। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक और सहायक होता है, ना कि जानकारी का स्रोत। हम ये बोल सकते हैं टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, ठीक है। टीचर सुविधाएं प्रदान कर सकता है, ठीक है, वो स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा, वो मार्गदर्शक होगा। मुख्य विशेषताएं जो होती है, की फीचर होती हैं, इसमें सीखना जो होता है वो एक्टिव होता है, छात्र खुद सोच कर सीखते हैं, पूर्व ज्ञान का महत्व ज़्यादा होता है, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर नए नॉलेज का
आधार बनाया जाता है। छात्र केंद्रित है, ठीक है। खुली चर्चा, प्रयोग और अन्वेषण को बढ़ावा देता है। यूज इन टीचिंग साइंस, अब इसका विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है, तो प्रयोग और अन्वेषण में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें प्रश्न पूछने, सोचने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। समूह चर्चा, प्रोजेक्ट, मॉडल निर्माण जैसे कार्य देना, रोजमर्रा की समस्याओं को विज्ञान से जोड़कर हल करवाना, छात्रों को सोचने की स्वतंत्रता देना, एक से अधिक उत्तर संभव होते हैं। 4.1 जो है 4.1 जो है टीचिंग लर्निंग एड्स नीड्स इम्पोर्टेंस सिलेक्शन यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स बेस्ड ऑन टाइप्स एक्सपीरियंस ऑडियो विजुअल एड्स मल्टीमीडिया चार्ट एंड टेक्टाइल एंड विजुअल, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एड्स जो है सबसे पहले नीड्स देख लेते हैं उनकी क्या है। तो जो भी शिक्षण होती है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं, जीवंत बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा छात्रों की समझ और रुचि की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थायी अधिगम और इंद्रियों का उपयोग ज़रूरी होता है इसमें। अब इसका महत्व क्या है, इसमें दृश्य और श्रव्य अनुभवों की स्मरण शक्ति, मतलब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मेमोरी पावर होता है वो बढ़ता है, समय और प्रयास की बचत होती है। सभी प्रकार के छात्रों, जितने भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं या फिर जितने भी अलग अलग डाइवर्स लर्नर हैं उनके लिए उपयोगी होती है। शिक्षण की गुणवत्ता में इससे वृद्धि होती है। सिलेक्शन क्या होता है, शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार छात्रों की उम्र, स्तर और आवश्यकता के अनुसार सुलभ, किफ़ायती और उपयोग में आसान होना चाहिए। पाठ्य विषय और पाठ्य योजना के अनुरूप होना चाहिए। इसका यूज़ क्या होता है, पाठ पढ़ाते समय उपयुक्त समय पर उपयोग करना चाहिए। जब भी जिस चीज़ का वो है, जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई द्रव्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं, तो जब फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं तो जिस फ्रूट्स का नाम है, हमें अगर वो फ्रूट्स के मॉडल्स या हम रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो ऐसे टाइम पे ही चीज़ें करनी चाहिए। छात्रों को समझाने, दिखाने, सहभागिता में शामिल करने हेतु प्रयोग के बाद पुनः सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स एक्सपीरियंस, एडगर डेल एंड अनुभव शंकु कोनोफ एक्सपीरियंस के अनुसार डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वास्तविक वस्तुओं प्रयोगों से, ठीक है, मतलब जब हम डायरेक्ट चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। आइकॉनिक एक्सपीरियंस जो है मॉडल, चित्र और चार्ट के माध्यम से आता है। सिंबॉलिक एक्सपीरियंस जो है वो शब्द, लेखन और संख्याएं आदि आती हैं। ऑडियो विजुअल की बात करें तो रेडियो हो गया, ऑडियो हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, ठीक है। दृश्य की बात करें तो चित्र, नक्शा, चार्ट, फ्लैश कार्ड, ये सब हो गया। ऑडियो विजुअल की बात करें तो टीवी, वीडियो, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड हो गया। मल्टीमीडिया की बात करें तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन का कॉम्बिनेशन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऐप्स, ई लर्निंग टूल्स में उपयोगी होती है। इंटरैक्टिव शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। चार्ट जो है जानकारी को व्यवस्थित और दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम होता है, जैसे फ्लो चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया। छात्रों को डेटा विश्लेषण करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल एंड विजुअल एड्स, जिसमें ब्रेल लिपि, मॉडल्स, उभरी हुई आकृतियाँ, विशेष रूप से दृष्टिहीन छात्रों के लिए, ठीक है। विजुअल जो है चित्र, मॉडल, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट है 4.2 जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ को कैरिकुलर एक्टिविटीज, साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस टेक्स्ट बुक, कैरेक्टरिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब इसमें सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो सबसे पहले बच्चों को का इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, सभी चीज़ों का विकास। रचनात्मक और इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, लीडरशिप बढ़ती है, टीम वर्क और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान को व्यवहार में लाने का अवसर मिलता है इसमें। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, जैसे दिव्यांग हो गए, बच्चों को समान अवसर और मंच प्रदान करता है ये। साइंस क्लब की बात करें, इसका जो महत्व है विज्ञान में रुचि व जिज्ञासा को बढ़ाता है, व्यवहारिक जीवन, प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से अधिगम को बढ़ाता है, दिव्यांग बच्चों को भागीदारी, टीम भावना व आत्मसम्मान की अनुभूति करवाता है, विशेष बच्चों के लिए अनुकूलन गतिविधियों योजना बनाकर समावेशी विकास संभव होता है इसमें। एग्जीबिशन जो है विज्ञान प्रदर्शनी है, जिससे बच्चों की खोज, मतलब उनकी जो खोज स्किल्स है वो बढ़ती है।
अवलोकन व प्रस्तुति के अवसर उनको ज़्यादा मिलते हैं। क्रिएटिविटी और नया नवाचार को बढ़ावा मिलता है। दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनकी क्षमताओं के अनुसार मॉडल प्रस्तुति से सहभागिता उनकी संभव होती है। सामाजिक समावेशन और समान अवसर का माध्यम होता है। साइंस टेक्स्ट बुक की बात करें तो सरल भाषा में चित्रों से युक्त अवधारणाओं के स्पष्ट हेतु उदाहरण गतिविधियाँ विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए उपयुक्त होती हैं। फोर पॉइंट 3 है द साइंस लेबोरेटरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैब स्टोरेज रिकॉर्ड कीपिंग एंड सेफ्टी ऑफ साइंस इक्विपमेंट विद रेफरेंस टू चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर साइंस सबसे पहले विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें। प्रयोगशाला की योजना व संगठन क्या होता है, तो प्रयोगशाला का स्थान हवादार और रोशनी युक्त, मतलब उसमें हवा जानी चाहिए, काफ़ी लाइट हो और सुरक्षित होना चाहिए। प्रयोग में जो मेज़ होती हैं, वॉश बेसिन, गैस लाइन और बिजली कनेक्शन उपयुक्त ढंग से लगाया जाए। दिव्यांग छात्रों के लिए व्हीलचेयर होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसे दरवाजे चौड़े होने चाहिए, रैंप होना चाहिए। कार्य क्षेत्र को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि सभी छात्र आसानी से प्रयोग कर सकें। स्टोरेज की बात करें तो रसायन व उपकरणों के लेबल सहित सुरक्षित अलमारियों में रखें, मतलब जो भी रसायन है या उपकरण है उन पर लेबल लगा कर रखें। खतरनाक रसायनों के लिए अलग लॉक की व्यवस्था होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए आसानी से पहुँच योग्य अलमारी होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो छात्र की प्रयोगशाला गतिविधियों को व्यवस्थित रजिस्टर तैयार किया जाए। प्रयोग के परिणाम, उपकरणों का उपयोग व रख रखाव का रिकॉर्ड रखा जाए। दिव्यांग छात्र के लिए डिजिटल व ब्रेल रिकॉर्ड की सुविधा होनी चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए सुरक्षा के नियम की जानकारी दी जानी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण जैसे स्पेशल ग्लव्स, संकेत चिन्ह, ऑडियो गाइड्स होने चाहिए। प्रयोग के दौरान पर्यवेक्षण आवश्यक, मतलब जो वहाँ पे टीचर है या पर्यवेक्षण है उनका होना आवश्यक होता है। और अगर हम डिसेबिलिटी के रेफरेंस से देखें तो प्रयोगों का चयन उनकी क्षमताओं के अनुसार किया जाए। ब्रेल या ऑडियो निर्देश उपलब्ध कराया जाए। सहायक शिक्षक सहपाठी की सहायता प्रदान की जाए। मनोबल बढ़ाने हेतु भागीदारी के अवसर दिए जाए। 4.4 है एक्वेरियम विवेरियम रोल इन टीचर विथ सिटिंग एंड मेंटेनिंग। तो सबसे पहले एक्वेरियम और विवेरियम देख लेते हैं। शिक्षण की भूमिका, स्थापना व रख रखाव। तो शिक्षण की भूमिका जो है जीव विज्ञान की अवधारणाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझाने में सहायक होती है। प्राकृतिक आवास जो है उसका अवलोकन कर जीवों के प्रभाव को जानने का अवसर मिलता है। प्रयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। छात्रों में रुचि, संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना उत्पन्न होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए स्पर्श, दृश्य और अनुभवात्मक अधिगम का माध्यम होता है। एक्वेरियम की स्थापना व रखरखाव की बात करें तो कांच की टंकी, साफ पानी, ऑक्सीजन यंत्र, एयर पंप, फिल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। जल में उपयुक्त पौधे व मछलियाँ जो हैं होने चाहिए। नियमित रूप से जल बदलना चाहिए। साफ सफाई रखना व भोजन देना चाहिए। प्रकाश व तापमान नियंत्रित रखना चाहिए। विवेरियम की स्थापना और रखरखाव की बात करें तो भूमि पर आधारित जीवों जैसे मेंढक है, छिपकली है, कीड़े हैं, उनके लिए बंद वातावरण, मिट्टी, पौधे, पत्थर व नमी बनाए रखने की व्यवस्था, उचित वेंटिलेशन, भोजन व तापमान नियंत्रण जरूरी होता है। नियमित अवलोकन व स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दृश्य और स्पर्श अनुभव के माध्यम से समझ विकसित होती है। विशेष बच्चों के लिए सहायक उपकरण के साथ अवलोकन कराया जाए। सक्रिय भागीदारी में आत्मविश्वास व रचनात्मकता बढ़ती है। 4.5 है संग्रहालय म्यूजियम। शिक्षक की भूमिका इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक वस्तुओं और संग्रहण का प्रदर्शन होता है। विज्ञान, जीवाश्म, खनिज, मानव शरीर संरचना आदि की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। छात्रों में जिज्ञासा, अवलोकन क्षमता और विश्लेषण शक्ति का विकास। ठीक है, दिव्यांग छात्रों के लिए स्पर्श, योग, मॉडल और ऑडियो गाइड मददगार होते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, बोटानिकल गार्डन, जिसमें शिक्षण की भूमिका जो होती है विभिन्न प्रकार के वनस्पति का प्रत्यक्ष अध्ययन, मतलब इसमें जितने भी पौधे होते हैं उनका प्रत्यक्ष अध्ययन होकर पाते हैं। पौधों की संरचना, वर्गीकरण और उपयोग का अनुभवात्मक ज्ञान होता है। पर्यावरण शिक्षा, संरक्षण की भावना और शोध के अवसर मिलते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए ब्रेल, टैक्स, गाइडेड टूर की सुविधा होती है। जियोलॉजिकल गार्डन जो होता है उसमें शिक्षण की भूमिका, जीव जंतु के प्राकृतिक रहन सहन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है।
जीवन चक्र, आदतें, भोजन, आवास आदि का व्यवहारिक ज्ञान होता है। छात्रों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना का विकास होता है। विशेष बच्चों को दृश्य, श्रवण और स्पर्श के माध्यम से सीखने में सहायता मिलती है। यूनिट 5 है आपकी मॉड्यूल 5 इवेल्युएशन, जिसमें इवेल्युएशन जो है इसमें पूछा है 5.1 कॉन्सेप्ट, नेचर एंड नीड्स। इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट और नेचर एंड नीड्स पूछा है। तो इसमें मूल्यांकन क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो विद्यार्थी की प्रगति और सीखने की स्थिति का आकलन करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी की प्रोग्रेस होती है और उसकी जो सीखने की सिचुएशन होती है, किस तरीके से सीखता है, उसका आकलन करती है। तो इसका नेचर जो है ये क्या है, सतत है और व्यापक है। सतत मतलब हमेशा चलती रहती है, और व्यापक का मतलब क्या होता है, बहुत ब्रॉडर एरिया है। उद्देश्यपूर्ण है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और छात्र केंद्रित होता है। ये आवश्यकता क्या है, विद्यार्थी की प्रगति जानने, शिक्षण में सुधार करने और पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए आवश्यक होती है। 5.2 है नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट। तो इसका जो अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन की, तो छात्र की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। इसका वैसे इसकी वीडियो पड़ी है, तो आप चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। एनआरटी और सीआरटी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है, और हर एक पेपर में आपको मिलेगा नॉन रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। ठीक है, तो नॉन रेफरेंस में क्या होता है, एक छात्र की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूशन जो होता है पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। इसमें मीजर परफॉर्मेंस जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो ये शैक्षिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का निरंतर मूल्यांकन करता है। स्कॉलिस्टिक जो होता है विषय संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करता है, और को स्कॉलिस्टिक जो होता है इसमें लाइफ होती है, कौशल होता है, बिहेवियर होता है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनका आकलन इसमें शामिल है। 5.3 है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर लें। फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग किया जाता है, या टीचिंग के दौरान, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। शिक्षण के दौरान जब भी हम पढ़ा रहे हो तो उसके बीच में करते हैं। ठीक है, ये सतत मूल्यांकन होता है। समेटिव असेसमेंट होता है हमेशा पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, फाइनल इवैल्यूएशन होता है। उपकरण और तकनीकी क्या होती है, इसमें चेकलिस्ट होता है, रेटिंग स्केल्स होती है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ओरल टेस्ट होते हैं, परीक्षा पोर्टफोलियो होता है। ये सारे इसकी तकनीकें हैं। 5.4 है प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, समस्या जो होती है उसको पहचानते हैं और उनकी कठिनाई क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो है इसमें ये देखा जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना सीखा है। ठीक है, तैयारी के जो चरण हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण या उद्देश्य तय करना, फिर प्रश्न बनाते हैं, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसकी वैधता की जांच करते हैं और फिर परीक्षा करवाते हैं। 5.5 है एडॉप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन, मतलब जो डाइवर्स लर्नर होते हैं, या हम बात करें CWD की, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करें, तो उनको अगर कोई दिक्कत होती है उनके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसमें समय का प्रबंधन करते हैं, प्रश्नों की शैली उनके आधार पर बनाते हैं, उत्तर लेखन का माध्यम जो होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, सभी छात्रों के लिए न्याय संगत और समावेशी मूल्यांकन सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये पेपर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेपर मैं बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है। मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश करी है कि मैं ये पेपर आपका कंप्लीट करवाऊँ और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।